टमाटर के पराठे। फिर वही आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। पता नहीं आदमी इतनी मेहनत करता किस लिए, जब यही खाने को मिलने वाला हो तो। अरे तो कहाँ से बनाऊं रोज रोज नई सब्जी? आलू तो 12 महीने की सब्जी है, सब्जियों का राजा होता है आलू। अब आलू के बिना बनाऊं भी तो क्या बनाऊं? कम से कम सीजन की सब्जी तो खा सकते हैं हम बहू। अरे क्या कुछ नहीं मिल रहा होगा बाजार में? पत्ता गोभी है, आलू गोभी है, शिमला मिर्च की सब्जी है। वही ना पापा जी, मार्केट में सब्जी तो बहुत है, पर रेट पता है आपको सब्जियों के? ये पत्ता गोभी, फूल गोभी तो ठंड की सब्जियां हैं, अभी मिलेगी भी तो इंजेक्शन से पैदा की हुई, जिसको खाकर शरीर में और 10 बीमारियां लग जाएंगी। अच्छा, तो गर्मी की ऋतु की भी तो सब्जियां होती हैं, वही सब्जियां खा ले आदमी। ये आपने अच्छी कही मम्मी। तो सुनिए, भिंडी की सीजन तो है और भिंडी मिल भी रही है, पर 140 रुपए किलो, 70 रुपये आधा किलो भिंडी आती है, जो कि बनाते वक्त सींचकर इतनी सी हो जाती है। भिंडी जब भी बनती है मैं तो खाती ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए बचती नहीं। बाकी जो खा रहा होता है वो भी जब दोबारा मांगता है तो देने के लिए कढ़ाई में भिंडी होती ही नहीं है, और फिर मुझे मना करना बिल्कुल सही नहीं लगता। तो क्या हो गया भाभी, इतनी क्या बचत? इंसान खाना भी ना खाए क्या? आप भिंडी ही बना लो। लाओ फोन भैया, मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देती हूँ खुद के लिए। ये रोज रोज आलू टमाटर की सब्जी मेरे तो गले से नीचे नहीं उतरने वाली। जहाँ मैं बजट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उससे किसी को मतलब नहीं है। यहाँ सब बाहर से खाना मंगाकर खाने को तैयार है, तो फिर मैं क्यों बोलूँ? कल से तीनों टाइम आप सबके लिए अलग अलग वैरायटी का खाना बनेगा। उसके बाद कोई खाना खाए ना खाए, एक्स्ट्रा खाए बचे, उस खाने को कैसे क्या करना है, ये सब चीजों में मैं दिमाग लगाने वाली नहीं हूँ। बहुत हो गया। और अगली सुबह ठीक 7 बजे हाथ में एक थैला लिए प्रिया मार्केट में सब्जियों की शॉपिंग करने निकल जाती है। शिमला 200, शिमला 200। और नैनीताल कितने का? 400 का। क्या दीदी, आप तो मजाक करने लगी। जो सब्जी लेनी है जल्दी जल्दी ले लीजिए, 9 बजे तक सारा मार्केट बंद हो जाएगा, इतनी धूप जो पड़ रही है। सारी सब्जी एक एक पाव पैक कर दो भैया, आज से मेरे घर वालों को स्पेशल खाना जो मिलने वाला है। और घर जाकर प्रिया सभी के लिए उनकी पसंद की सब्जी बनाती है। बस यही इतनी सी तो बात थी बहू, यही काम तू पहले कर लेती तो तुम्हें 2 बातें तो नहीं सुनानी पड़ती। पर आजकल की लड़कियों को काम से बचना भी होता है, तो ले देकर एक ही खाना सभी के लिए बना कर रख देती है। अरे भाई, थका हारा पति घर आएगा तो मन का तो खाएगा, और हम बूढ़ों के जीवन में तो दिन ही कितने बचे हैं। कुछ दिन बहू मन मर्जी का खिला ही देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। वही तो बात है मम्मी जी, आज जब आपके मन मर्जी का खाना बना दिया, तब भी पिछले 15 मिनट से आप शांता पुराण ही सुना रही हो गया मम्मी जी, समझ गई मैं। अब तो खाना खाइए। ये पत्ता गोभी कितनी अच्छी बनी है, वाह 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 वाह। मेरे प्लेट से कोई भिंडी हटा दो, मुझे पसंद नहीं आ रही। प्लेट में ही रहने दीजिए दीदी, बर्तन धोने में जाएंगे तो भिंडी भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सबका बचा झूठा मैं खा लेती थी, पर अब मैंने सोचा अब सब जब फ्रेश खाना चाहते हैं तो मैं झूठा क्यों खाऊं। मैं भी अपने लिए शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। प्रिया की बनाई सब्जी को सभी चाट चाट कर खाते हैं। प्रिया ने बहुत सारी वैरायटी की सब्जियां बनाई थी, जिसके कारण बहुत सारी सब्जी बच जाती है और प्रिया वो सब फ्रिज में रख देती है। अगली सुबह जब वो नाश्ते में सभी को परोसती है। मतलब तुम एक चीज के पीछे ही पड़ जाती हो, रात में भी पत्ता गोभी खाई और अब फिर से पत्ता गोभी। अच्छा, तो ये भी नहीं खाना है, मतलब रिपीट भी नहीं करना है ना? ठीक है, तो फिर मैं सब्जियों को काम वाली को दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्रेश सब्जी बना देती हूँ। वही ना बहू, फ्रिज में रखा हुआ खाना जब दोबारा गर्म होता है ना, तो खाने का स्वाद ही खत्म हो जाता है। कितने भी अंदाज से सब्जी बना लो पापा जी, कोई ना कोई एक शख्स तो ऐसा होता ही है जो कहता है मुझे ये सब्जी नहीं खानी, और उसके हिस्से की सब्जी बची जाती है। तो रिपीट तो कभी कभी करना ही पड़ता है ना। अगर रिपीट करना ही है तो कोई नया डिश ट्राई करो ना भाभी, ये सब्जियां तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, रिपीट होगी तो इरिटेशन तो होगी ही ना। इतने दिनों में तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं हुआ बहू कि कौन कितना क्या खाएगा। और करो बर्बादी, पति के पैसे है तो उड़ाओ। ये सब ना फोन देखने के कारण हो रहा है। फोन मत चलाओ इतना, काम करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा अंदाजा है मम्मी जी कि कौन कितना खाएगा, पर यहाँ सब मूडी भी तो है। अब कल ही देखिए दीदी ने कितनी जिद की थी, भाई भिंडी खिलाओ भिंडी खिलाओ, और जब मैंने भिंडी बनाई तो दीदी ने खाने से मना कर दिया, तो उनके हिस्से की भिंडी तो बच गई। और वही जब आज मैंने परोसा तो कोई दोबारा मुंह से लगाना ही नहीं चाह रहा।
अब सब कोई फ्रेश खा रहे हैं तो मैं क्यों किसी का छोड़ा हुआ खाऊं? मैं भी फ्रेश ही खाऊंगी। प्रिया महंगी से महंगी सब्जी लाती और तीनों वक्त सबके लिए फ्रेश खाना बनाती। एक हफ्ते बाद वापस से रात के खाने में सभी की प्लेट में परोसी जाती है आलू टमाटर की सब्जी, जिसे देखते ही नीरज सर पकड़ लेता है। अरे यार प्रिया, फिर आलू टमाटर की सब्जी? तुम कुछ बोलो उसके पहले तुम्हें बता दूं, रसोई के राशन की तुम मुझे जो 15,000 देते हो ना, वो खत्म हो चुके हैं, तो पैसे दे दो। 15,000 एक हफ्ते में कैसे खत्म हो गए प्रिया? ऐसा क्या ला रही हो तुम? वही तो पैसे देते हो मुट्ठी भर, और शौक है तुम्हारे करोड़पतियों की। बजट में सब हो इसीलिए तो मुझे मजबूरन आलू टमाटर की सब्जी बनानी पड़ती थी, पर यहाँ बैठे सभी लोगों को पिज्जा बर्गर न जाने क्या क्या खाना था, ऋतु वाली सब्जी खानी थी, तो मैं भी 200-300 किलो रुपए की सब्जी लाई और बनाती गई। और देख लीजिए, एक हफ्ते में 15,000 टिंग 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 खत्म हो गए। मुश्किल से जो 50-60 रुपए बचे थे, उसमें से ये आलू ही अच्छी क्वांटिटी में आ सकता था, इसलिए आलू टमाटर की सब्जी बना दी मैंने। एक हफ्ते में 15,000? ना 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 ना, मतलब महीने के 60,000। इतना तो बेचारे नीरज की तनख्वाह भी नहीं है। नहीं बहू, तुझे जो समझ में आ रहा है कर, अब तो घर पर आलू टमाटर की सब्जी ही बनेगी। इतने दिनों के बाद खाया है तो खराब तो नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है। तू भी खा ले। हाँ खा ले। खाना तो रोटी होता है, सब्जियां तो सिर्फ लगान होती है। सभी उदास हो जाते हैं, उनके चेहरे की खुशी कहीं गायब हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। रात को रसोई सिमटते वक्त प्रिया के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। औरत का तो जीवन ही खराब है बेटा, रात के 11 बजे भी रसोई में बैठी हुई हूँ। इस वक्त क्यों मम्मी? अरे तेरे पापा जी की फरमाइश आ गई है कि उन्हें आलू के पराठे चाहिए। ओहो, तो जाओ आलू उबालो मम्मा, हो गई आपकी तो रात काली, 2 घंटे जाएंगे अब। पागल नहीं हो बेटा, सुबह मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, उसी का आलू पराठे में भर दूंगी, हो गई आलू पराठे की सब्जी। गृहिणी का तो काम ही होता है बचे कुचे खाने को किचन में इस्तेमाल करते रहना। ऐसे 24 घंटे नए नए डिशेस बनाऊंगी तो इस गर्मी में मैं खुद ही पिघल जाऊंगी। अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है आपने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कल से सभी की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है मम्मी, वो भी बजट के अंदर। और अगली सुबह प्रिया किचन में घुस जाती है, माथे पर लगाती है शेफ वाली टोपी और यूं तवा चढ़ाकर कुछ स्पेशल बनाना शुरू कर देती है। बन रही खाने का स्मेल पूरे घर में घूम रहा था, जिससे सबकी नजर रसोई पर ही थी। और फिर प्रिया बनाती है अपने ससुराल वालों के लिए टमाटर के पराठे और उन्हें बाहर टेबल पर बहुत ही खूबसूरती से परोसती है। ये क्या है भाभी? शेजवान चटनी पराठे के ऊपर? इसे काटा तो आपने बिल्कुल पिज्जा की तरह है स्लाइस में। आलू के पराठे होंगे और क्या ही होगा। वैसे मेरे पराठे पर तो बटर है, और मेरे पराठे के साथ तो सॉस भी है, और मेरे वाले के साथ अचार। आहा, मेरा फेवरेट। सबके पराठों के साथ साथ अलग अलग स्वाद अनुसार चीजें परोसी गई है। बस ये कोई नॉर्मल डिश नहीं है, शेफ उर्मिला एक बहुत बड़ी कुक है, उन्हीं की रेसिपी है। पहले आप सब पराठे तो खाइए। और जैसे सभी पराठे खाना शुरू करते हैं, वाह वाह करने लगते हैं। अरे यार क्या बला है ये? अरे भाभी, आपने तो डोमिनोज को भी टक्कर दे दिया। क्या बनाया है बहू? ऐसा खाना तो कोई किसी को 3 वक्त भी दे दे। इंसान बोर ना हो। वाह बहू, जीते रहे जीते रहे। तो अब यही मिलेगा पापा जी। फिर तो बजट बिगाड़ेगी बहू, ऐसा स्वाद नहीं चाहिए कि जेब ढीली हो जाए। बजट में किफायती और स्वाद में बलायती, ये है प्रिया के स्पेशल टमाटर के पराठे। बस रेसिपी जानने की कोशिश मत कीजिएगा मम्मी जी। किसी को पता ही नहीं चला कि रात के आलू टमाटर की सब्जी को ही पराठे के अंदर भरकर टमाटर के पराठे बना दिए मैंने। इसे कहते हैं गृहिणी का दिमाग। और इस दिन के बाद से प्रिया के ससुराल वालों के स्वाद का टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऋषभ अपनी माँ यामिनी, पिता रघुनंदन और मामा लखन के साथ रहता है। लखन मामा जी बहुत ही चालाक और तेज होते हैं। लखन का एक नौजवान बेटा भी रहता है उसके साथ, जिसका नाम है कुंदन। एक दिन लखन एक अमीर घर की लड़की की तस्वीर दिखाते हुए यामिनी से कहता है, बहना ये देखो कितनी सुंदर लड़की है, कियारा नाम है इसका।
ये टेक्सटाइल कंपनी के मालिक की बेटी है, बहुत बड़े और अमीर घराने की है। हमारा ऋषभ भी एकदम हीरो जैसा हैंडसम है। इसकी और ऋषभ की शादी कराई तो हम तो माला माल हो जाएंगे पैसों से। हाँ लखन, तू सही कह रहा है। ऐसे भी हमेशा से मैंने यही चाहा था कि मैं अपने मुन्ना की शादी एक सुंदर और अमीर लड़की से कराऊं। तो फिर समझाओ ना अपने मुन्ना को किस मुन्ने से शादी कर ले। ये लड़की हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनेगी। समझ रही हो ना अब मैं क्या भौंक रहा हूँ, अब मेरा मतलब क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ लखन, मैं मुन्ना को समझा दूंगी। तू सारी तैयारी कर दे शगुन वगैरह की। हम कल ही लड़की देखने जा रहे हैं। मुन्ना मेरी बात कभी नहीं टालता। मुन्ना की तरफ से हाँ ही समझ ले। ये ले पैसे। ओके बेटा, थैंक यू। यामिनी ऋषभ को कियारा की तस्वीर दिखाती है और ऋषभ को भी कियारा पसंद आ जाती है। अगले दिन जब वो सब रिश्ता पक्का करने कियारा के घर जाते हैं, तब कियारा के माता पिता धनराज और मलाइका कहते हैं, वाकई में आपका बेटा है तो बहुत गुणवान और समझदार और हैंडसम भी, जैसे मेरी बेटी को पसंद है। थैंक यू अंकल जी। बस मेरी एक गुजारिश है, अब शादी में दहेज मत दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि ये दहेज वगैरह सब बीच में आए। मैं इस प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। वैसे हम भी खिलाफ ही हैं, पर अपनी बेटी के लिए दे देते। पर अब जब तुम खुद ही मना कर रहे हो तो तुम पर जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारी मर्जी ऋषभ बेटा। ऋषभ की ये सोच को देख और सुनकर कियारा को उससे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। पर लखन और यामिनी के मुंह पर तो 12 बज जाते हैं। उन्हें ऋषभ पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाती उस समय। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लेकिन इन 60 मिनट में तुमने 100 बार मेरा दिल जीत लिया। डैडी, मैं ऋषभ से ही शादी करूंगी। अरे वाह, तो फिर ठोसो सब गुलाब जामुन, रिश्ता पक्का हो गया। अरे लखन जी, यामिनी जी, रघुवेंद्र जी, जरा खुलकर मुस्कुराइए ना। जी 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 जी। तालिया। ऋषभ और कियारा की शादी हो जाती है और जब वो गृह प्रवेश करके घर आते हैं, तभी कियारा परिवार के साथ बहुत खुश रहती है। ये सब लखन को सहन नहीं होता और वो यामिनी से कहता है, बहना, अपने मुन्ना की मुन्नी से बोलो कि अपने पति को कहीं घुमाने वगैरह ले जाए। अरे दहेज तो दिया नहीं, अब कम से कम घुमाने की खातिर तो ले ही जा सकती है ना। इतना पैसा तो होगा ही ना उसके पिता के पास। मुन्ना को यूरोप जाने की बहुत इच्छा है ना वैसे भी। हाँ लखन, तू सही कह रहा है। मुन्ना तो नादान है, वो हर काम और रिश्ते को दिल से ही निभाता है, लेकिन उसे नहीं पता ये दुनिया बहुत जालिम है। धनराज को तो लूट कर ही रहेंगे हम। लखन यामिनी को अच्छी तरह से भड़का देता है और फिर यामिनी जाकर अपनी बहू कियारा से यूरोप की ट्रिप के बारे में बात करती है और कियारा उसमें सहमति जताती है। ये सब रघुवेंद्र सुन लेता है और वो बाद में अकेले में यामिनी से कहता है, यामिनी, ये सब तुम क्या कर रही हो? अपने भाई के कहने पर मत जाओ। तुम्हारा भाई बहुत बड़ा 420 है। बस, आप मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते मुन्ना के पापा। मैं उसका सुनकर कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर कियारा बहू के अमीर होने का फायदा क्यों उठा रही हो? यूरोप तो ऋषभ खुद भी अपने पैसों से कियारा को लेकर हनीमून के लिए जा सकता है ना, फिर क्यों? आप कोई वकील या जज नहीं है और यह कोई अदालत नहीं है, इसलिए मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दूंगी। चलिए साइड हटिए अभी। यामिनी वहां से चली जाती है। रघुवेंद्र को यामिनी और लखन के इन कारनामों से बहुत परेशानी होती है और उसे वो सब अच्छा भी नहीं लगता। कियारा अपने पापा धनराज से पैसे लेती है। ये लो प्रिंसेस, खूब एंजॉय करना, ओके? और हाँ, अगर यूरोप जाकर भी पैसे कम पड़े तब भी मुझसे पैसे मांगने से हिचकिचाना नहीं, ऑलराइट? ओके डैडी, थैंक यू सो मच डैडी, यू आर माय सुपर हीरो। टिकट्स बुक हो गई है बेटा, जाओ जाकर दामाद जी को सरप्राइज दे दो। वो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। यस मॉम। कियारा बहुत एक्साइटेड होकर ऋषभ के पास यूरोप के टिकट्स लेकर जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है, सरप्राइज! ये रहे यूरोप के फ्लाइट टिकट्स। यस ऋषभ, हम दोनों यूरोप जा रहे हैं हनीमून के लिए।
बहुत एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन उन टिकट्स को देखकर ऋषभ को गुस्सा आ जाता है। लेकिन कियारा, तुमने ये टिकट्स पापा जी से क्यों लिए? मुझसे क्या देती, मैं देता पैसे। ओ कम ऑन ऋषभ, चिल, इसमें क्या होता है, इट्स ओके। उसमें बहुत कुछ होता है कियारा। एक तरह से तो तुमने मेरी बेइज्जती ही कर दी ना। क्या सोचेंगे सब कि पति से खर्चा उठाया नहीं गया इसलिए पत्नी ने पैसे भरे। ये बहुत चीप हरकत हुई है। ये सब देखकर यामिनी थोड़ी सी घबरा जाती है। तभी लखन कहता है, अरे मेरी भोली बहना, धीरे धीरे देखती जाओ, या तो ये मुर्गी घर छोड़कर चली जाएगी या फिर अंडे देगी। और रही बात घर छोड़ने की, तो ये तो वो कर नहीं पाएगी। आखिरकार आपके मुन्ना से इतना प्यार जो करती है वो। लखन की इन बातों को सुनकर यामिनी खुश हो जाती है और वो उसे कुछ पैसे दे देती है। ये ले लखन, ये पैसे रख ले, कुंदन को दे देना या खुद रख लेना। अरे वाह बहना, थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोला कर लखन, तेरी वजह से ही हमें कियारा के बारे में पता चला। कियारा जैसी अमीर लड़की इस घर की बहू और मेरे मुन्ना की बीवी कभी नहीं बनती अगर तू नहीं कहता या सोचता। इसलिए तेरे इस उपकार की मैं हमेशा ही एहसानमंद रहूंगी लखन। लखन पैसे लेकर काफी खुश होता है और जाकर उन्हें अपने बेटे कुंदन को दे देता है। कियारा और ऋषभ दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है और झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि मामा जी लखन रोजाना यामिनी के कान भरता रहता और यामिनी के कहने पर कियारा अपने पैसों से कुछ न कुछ लाती रहती, जिससे ऋषभ को एक पति होने के नाते शर्मिंदगी महसूस होती है। ऋषभ, ये देखो, मैंने हमारे कमरे के लिए एसी खरीदा। हमारे ही नहीं, मामा जी के कमरे के लिए भी। उनकी रूम की एसी भी खराब हो गई है ना, दैट्स व्हाई। हाउ इज इट कूल ना? इस सब की क्या जरूरत थी फिर से कियारा? तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ ना, मैं अपनी निभाता हूं। क्यों मेरी छाती पर मूंग दलने वाले काम कर रही हो? क्यों कियारा, क्यों? मुझे ये सब नहीं पसंद। तुम्हारी इन हरकतों से लोग मुझे नल्लापति कहकर पुकारेंगे। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो वही चाहिए ना। ऋषभ गुस्से से मुंह बनाता है और दरवाजा पटक कर वहां से निकल जाता है। ऋषभ, ऋषभ रुको। ऋषभ, ये कैसा बिहेवियर है इस आदमी का? मेरे दिल और दिमाग में तो कोई ऐसा इंटेंशन है भी नहीं कि मैं इसे अपने आप से नीचे गिराऊं और पैसे दिखाकर रोप जमाऊं। कियारा और ऋषभ के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं लेते। और इस तरह अपने बेटे का घर बर्बाद होते देख रघुवेंद्र को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक रोज लखन यामिनी से कहता है, बहना, क्यों ना आप घर का काम करा दो, वो क्या कहते हैं, रिनोवेशन, हाँ वो करा दो। और सारा इल्ज़ाम बाद में बहू पर थोप दो कि उसने ही पैसे लगाए और इच्छा जताई घर का हुलिया ठीक करने की, तो मैं क्या कर सकती थी। हाँ, ये सही आइडिया है भैया। और वही होता है। यामिनी घर का रेनोवेशन तो करवा लेती है, लेकिन रेनोवेशन के बाद सबको पता चलता है कि उसके पैसे तो कियारा ने ही दिए हैं। और इस बात के कारण फिर से कियारा और ऋषभ का ईगो बीच में आ जाता है और फिर से कहासुनी हो जाती है। क्या होगा अब इस कहानी में आगे? आखिर क्या चल रहा है मास्टरमाइंड मामा जी के दिमाग में? क्या सोने की मुर्गी बनी कियारा बहू पूरी तरह फंस जाएगी मामा जी और यामिनी के झांसे में? बहना, ये जो आपकी मुन्ना और उसकी मुन्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं ना, उनका तो आप रत्ती भर भी टेंशन ना लो, क्योंकि मियाँ बीवी में पैसों को लेकर झगड़े तो होते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी सोने के अंडे देने के चक्कर में कहीं कियारा बहू और मेरा मुन्ना अलग ना हो जाए। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी अपने बेटे को देवदास बनते देखकर। ना भगवान जी, मुझे वो दिन देखने से पहले ही उठा लेना। ओफो बहना, क्या आप भी इतना सेंटी होती रहती हो? ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और तो और दोनों मुन्ना मुन्नी में प्यार भी बढ़ जाएगा। बस आप इस बात को मत भूलना कि कियारा बहू एक सोने की मुर्गी है। इस तरह रह रह कर लखन यामिनी के दिलो और दिमाग में इस बात का फ्यूल भरते ही रहता कि उसे कियारा से पैसा और सब लेते रहना है
और उसका पूरी तरह एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन यामिनी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब का अंजाम उसी के बेटे बहू के अलग होने की वजह बन रहा था। कियारा बहू तो सास जो कहती वो उसे दे देती। उस भोली को भी मामा जी के मंसूबों की सूझबूझ नहीं होती। पापा, आप गजब का गेम खेल रहे हो इस घर में, मान गया आपको तो मैं। देखना बेटा, आग तो ऐसी लगाएंगे कि हाथ सेकने में मजा ही कुछ और होगा। मेरा एक ही मकसद है और उसी मकसद को पूरा करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लखन के मकसद के पीछे छुपा राज सिर्फ वो और उसका बेटा कुंदन ही जानते थे। दिन गुजरते जाते हैं। कियारा और ऋषभ के बीच लड़ाइयां बढ़ जाती है। कियारा ने घर में किसी के लिए कुछ लाया तो उस बात से भी ऋषभ को गुस्सा आने लगता। एक रात रघुवेंद्र घर के आंगन में अलाव के सामने बैठकर ऋषभ को देखते हैं। अरे ये ऋषभ इतनी रात गए, यहाँ आंगन में अलाव जलाकर क्यों बैठा है? ऋषभ बहुत उदास होता है। वो अलाव की जलती आग को घूरते हुए नम आंखों से खुद को कहता है, ये कहाँ आ गए हम? कियारा और मेरा रिश्ता मानो खत्म ही हो गया है। मैंने हमेशा से सिर्फ एक ही चीज चाही थी कि मैं अपनी कियारा को खुश रखूं। वो इतनी अमीर है, फिर भी मैंने उससे दहेज में एक फूटी कोड़ी तक नहीं मांगी और वो बस पानी की तरह पैसा उड़ाती रहती है। ये जताती रहती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए। अपने बेटे ऋषभ को यूं दुखी देखकर रघुवेंद्र की भी आंखें भर आती है। ऋषभ और कियारा बहू के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई है। कियारा बहू जो हो रहा है वो देख नहीं पा रही और ऋषभ कियारा को समझ नहीं पा रहा। कहीं इन दोनों के बीच की ये उलझन इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर ना कर दे। नहीं, धनराज जी को ये सब पता चले उससे पहले मुझे ही जाकर उन्हें सब कुछ बताना होगा। अगले दिन रघुवेंद्र कियारा के पापा धनराज के पास जाते हैं और उन्हें घर में चल रहा सब कुछ बताते हैं। रघुवेंद्र जी, मैं आपकी बातें बिल्कुल समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मेरा दामाद अच्छा है, ये सुनकर मुझे कोई एतराज नहीं है। और पति पत्नी में मन मुटाव तो होते ही रहते हैं। जो भी घर में हो रहा है उस सब को तो हम ठीक करके ही रहेंगे, वो भी सबके सामने। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एक रात अचानक से रघुवेंद्र की तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ऋषभ अपने ऑफिस की मीटिंग में बिजी होता है और तभी डॉक्टर कहते हैं, देखिए, पेशेंट को एक माइनर अटैक आया है, इसलिए हमें ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी। ये फॉर्म है, इस पर साइन कीजिए। पेशेंट के बेटे या जो भी इनका खर्चा उठाने वाले हैं वो। कियारा बहू, तुम ही कर लो ना साइन। अब वैसे भी हमेशा की तरह तुम्हें ही तो पैसे देने होंगे। चलो बहू, जल्दी से साइन कर दो। हाँ बहू। कियारा साइन करने से पहले सोचती है, लेकिन फिर वो साइन कर ही देती है। मामा जी, माँ जी, ऋषभ को पहले से ही मेरा इस तरह घर पर पैसा देना पसंद नहीं। ऊपर से उसकी गैर मौजूदगी में मैंने साइन कर दी और पैसे भी भर दिए। अब वो फिर से मेरे साथ लड़ाई करेंगे और कहेंगे कि मैं ये सब जानबूझकर फिर से उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। कियारा बहू, कियारा बहू, ये आजकल के आदमी ऐसे ही हैं। उन्हें बस यही लगता है कि उनकी बीवी उनसे एक कदम पीछे रहनी चाहिए, लेकिन असलियत में तो पति पत्नी को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और हर एक पति को अपनी पत्नी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फिर वो अपने ससुराल पर कितने भी पैसे क्यों ना उड़ा दे। लेकिन जब ऋषभ को ये सब पता चलता है तब फिर से वो कियारा से झगड़ा करता है। रघुवेंद्र की तबीयत में सुधार आ जाता है। कुछ दिनों बाद लखन मामा जी के बेटे कुंदन का जन्मदिन होता है, जिसमें कई सारे गेस्ट और कुंदन के कॉलेज फ्रेंड्स भी आते हैं। रघुवेंद्र ने कियारा के माता पिता धनराज और मलाइका को भी बुलाया था। मम्मा, डैडी। कैसी हो मेरी प्रिंसेस? दामाद जी, मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करते हो ना आप? अरे नहीं नहीं धनराज साहब, हमारा ऋषभ तो कियारा से बहुत प्यार करता है। क्यों बहना के मुन्ना? जी। पार्टी चल रही होती है कि तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और तभी वहां पर एक बड़े से प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चल पड़ती है, जिसमें लखन अपने बेटे कुंदन को पैसे देते हुए कहता है कि ले बेटा, अब तेरी बुआ के घर को बर्बाद करने का समय आ गया है।
आखिर वो थप्पड़ कैसे मैं भूल जाऊं जो उसने मुझे मारा था जब मैंने उसकी सहेली को सिर्फ छेड़ा था। उस दिन के बाद से मैं सबकी नजरों में गिर गया, यहाँ तक कि तेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अगर तेरी बुआ मामले को वहीं के वहीं निपटा लेती तो मैं सुकून से रह रहा होता, यूं घर पर बैठकर चाले नहीं चलता। लेकिन पापा, आपको पूरा यकीन है कि आपके इस प्लान से बुआ जी का घर बर्बाद हो जाएगा? बेशक मेरे लाल, बेशक। मुझे ऋषभ की कमजोरी पता है, उसका अहम, उसका ईगो, जो मैंने एक अमीर बहू लाकर और नीचा कर दिया और कियारा को सोने की मुर्गी बनाया ताकि दोनों मियाँ बीवी में अनबन हो और वो अनबन इस घर को बर्बाद कर दे। वीडियो को देखकर सभी एकदम चौंक जाते हैं। ऋषभ, कियारा, यामिनी, रघुवेंद्र, धनराज और मलाइका लखन और कुंदन की तरफ गुस्सैल आंखों से देखते हैं। ये सब तब हुआ जब मैंने इस लखन को अपने सपूत से अकेले में बात करते हुए देखा और तुरंत चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सारी सच्चाई सबसे पहले जाकर धनराज जी को बताई ताकि आगे जाकर कोई रायता ना फैले। इस हैवान मामा जी का राज तो हम उसके अगले दिन ही खोलने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से रघुवेंद्र जी की तबीयत खराब हो गई। देख लो समधन जी, आपके भाई की करतूत। लखन और कुंदन पूरी तरह घबरा जाते हैं। बहना, बहना, मुझे माफ कर दो बहना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बहना। यामिनी लखन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उस वक्त मैंने तुझे थप्पड़ एक औरत के सम्मान के लिए मारा था, लेकिन आज का ये थप्पड़ एक बहन अपने भाई को मार रही है क्योंकि तूने मेरे भाई होने का हक खो दिया है। निकल जा मेरे घर से। सभी मिलकर लखन और कुंदन को घर से भगा देते हैं। कियारा, आई एम सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों के रिश्ते ने बहुत सफर किया। नहीं ऋषभ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई लव यू ऋषभ। आई लव यू टू कियारा। ऋषभ और कियारा के बीच की दूरियां मिट जाती है। यामिनी भी सबसे माफी मांगती है और उसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहता है।